आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में हुई उस घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिना किसी सनसनी के, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस दिन पहलगाम में असल में क्या हुआ था। धरती का स्वर्ग कश्मीर के बारे में ये बात हम सब ने सुनी है ना? बैशरन घाटी, जिसे लोग प्यार से जन्नत कहते हैं, वहाँ का वो सुकून, वो शांति। लेकिन जरा सोचिए, वो शांति कितनी जल्दी टूट गई। महज चंद पलों में गोलियों की आवाज़ ने उस खूबसूरत वादी को एक खौफनाक मंजर में बदल दिया। ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास सच में दिल दहला देने वाला है। अब इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इससे पता चलता है कि हालात कितनी तेज़ी से बिगड़े। दोपहर 1 बजे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार वहाँ घूम रहे थे, हंस खेल रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। फिर ठीक 2 बजे अचानक आसपास के घने जंगलों से हथियारबंद हमलावर निकल आते हैं और सिर्फ 15 मिनट बाद 2:15 बजे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। हमलावरों ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि ये काफ़ी दूर दराज का इलाका है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें चश्मदीदों के बयान बेहद डरावने हैं। उस भयानक अफरा तफरी के बीच बताया जा रहा है कि हमलावर लोगों को निशाना बनाने से पहले उनसे उनका धर्म पूछ रहे थे। मतलब ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुनियोजित और डरावना तरीका था जिसने एक खुशहाल वादी को पल भर में भयानक मातम में धकेल दिया। और इस सब का जो नतीजा निकला वो इस आंकड़े में दिखता है, 26 जानें उस दिन हमेशा के लिए चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 हंसते खेलते परिवार थे जो वहां छुट्टियां मनाने, कुछ सुकून के पल बिताने गए थे। इस मानवीय कीमत की गहराई को समझना सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन इस भयानक त्रासदी के बीच भी इंसानियत की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसे भूलना नहीं चाहिए। जान गंवाने वालों में सिर्फ बाहर से आए टूरिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक स्थानीय कश्मीरी पोनी ऑपरेटर भी था। इस शख्स ने अनजान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और सर्वोच्च बलिदान दिया। यह साफ दिखाता है कि नफरत के उस माहौल में भी इंसानियत कैसे जिंदा थी। अब आते हैं हमले के तुरंत बाद की स्थिति पर। रेस्क्यू ऑपरेशन कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले तो उस भयंकर भगदड़ और दहशत के बीच लोगों को सुरक्षित निकालना था। इसमें स्थानीय लोगों के घोड़ों से लेकर सेना के हेलीकॉप्टरों तक हर मुमकिन चीज का इस्तेमाल कर घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। और इसके फौरन बाद सुरक्षा बलों ने जिम्मेदार लोगों की तलाश में पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगर जिम्मेदारी की बात करें तो हमें दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। एक तरफ जांच एजेंसियों का कहना है कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ खुद द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इस हिंसा से किसी भी तरह के जुड़ाव से साफ इनकार किया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इन दोनों ही बयानों को रिकॉर्ड पर रखना जरूरी है। जाहिर है इस घटना की गूंज सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया से लेकर सीधे संसद तक हर जगह भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस हमले की कड़ी निंदा की और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई नेताओं ने इस त्रासदी पर अपना कड़ा विरोध जताया और साफ तौर पर जवाबदेही की मांग की। जान माल के इस दर्दनाक नुकसान से थोड़ा पीछे हटकर देखें तो एक और बड़ा असर दिखता है, आर्थिक असर। इस टेबल को देखिए। कश्मीर की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इस घटना के बाद धड़ाधड़ ट्रिप कैंसिल होने लगे। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के होटल तेज़ी से खाली हो गए। जो टैक्सी ड्राइवर रोज़ कमाते खाते हैं उनकी रोजी रोटी छिन गई और लोकल छोटे बिजनेस पूरी तरह ठप पड़ गए। एक हिंसक घटना कैसे पूरे समाज की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देती है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभर कर आई है वो ये कि स्थानीय कश्मीरी लोगों ने खुद आगे आकर इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर इंसानियत के खिलाफ अपराध कहा है। हमें ये याद रखना होगा कि ये हमला सिर्फ उन परिवारों पर नहीं था जो छुट्टियां मनाने आए थे, बल्कि कश्मीर के उन आम लोगों पर भी था जो दशकों से चले आ रहे इस संघर्ष का सबसे भारी बोझ उठाते आए हैं। इस पूरी साइकिल में हमेशा आम इंसान ही पिसता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो शायद हम सबके मन में चुभ रहा है। कश्मीर की इन वादियों में आखिर वो दिन कब आएगा जब यहाँ सिर्फ शांति, सुकून और मोहब्बत की ही आवाज़ें गूंजेंगी? 22 अप्रैल की इस घटना ने भले ही गहरे घाव दिए हों, लेकिन एक स्थायी शांति की उम्मीद आज भी कायम है।
इसी विचार और इस उम्मीद के साथ कि आगे बेहतर कल होगा, हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।